अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने दुबई एयरपोर्ट पर सोने का ताज पहनने के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। उन्होंने वतन वापसी के फौरन बाद एक तुंदो तेज तकरीर की, जिसमें उन्होंने मेरे कप्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मेरे कप्तान ने खुद ही अपनी असेंबलियां तोड़ी और अब खुद ही रो रहे हैं। मरियम नवाज ने यह पेशगोई भी की कि मेरे कप्तान की बाकी उम्र अब रोते ही गुजरेगी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर वापस आई तो अपने साथ ये खबर भी लाई कि मियां नवाज शरीफ जल्द वापस आ जाएंगे। मैं खुशखबरी सुना दूं आपको, आपका और मेरा महबूब कायद बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की वापसी की खबर तो सुना दी, लेकिन ये खबर तो बहुत से लीगी रहनुमा मुद्दतों से सुना रहे हैं, मगर अभी तक बड़े मियां साहब वापस नहीं आए। मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख देने से गुरेज किया। इससे उन लोगों को खासी मायूसी हुई जो मियां नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान की उम्मीद लगाए बैठे थे। मियां नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर के बाद अब मुस्लिम लीग नून की सारी उम्मीदें मरियम नवाज से वाबस्ता हो गई हैं, जो ना सिर्फ पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई हैं, बल्कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात में इलेक्शन मुहिम की क़यादत भी करेंगी। मरियम नवाज ने 1 फरवरी से पूरे पंजाब के दौरों का ऐलान करते हुए ये दावा भी किया कि इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीतेगी। 1 फरवरी से मेरे पंजाब के तमाम इजला के दौरे जो है उनका स्केड्यूल बन गया है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। नाज़रीन, मरियम नवाज के इस दावे की हकीकत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर हम माजी में उनकी कारकर्दगी का जायजा लें तो अभी तक जिस भी इलेक्शन मुहिम की निगरानी मरियम नवाज के सुपुर्द की गई, उसमें मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में वो अपने पूरे लाओ लश्कर और मीडिया टीम के साथ वहां मौजूद रहीं, मगर वहां मुस्लिम लीग नून का जीतना तो दूर की बात, किसी खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा भी ना कर सकी। ऐसा ही आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हुआ, जहां मरियम नवाज इलेक्शन मुहिम को लीड करती रहीं, लेकिन वहां भी मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई। गुज़िश्ता बरस जुलाई में पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उस बार भी इलेक्शन मुहिम की क़यादत मरियम नवाज के सुपुर्द थी। नतीजा इस बार भी वही निकला, मुस्लिम लीग नून हार गई और मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ ने मैदान मार दिया। नाज़रीन, मरियम नवाज का पंजाब के आइंदा इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतने का दावा इसलिए भी हकीकत पसंदाना नजर नहीं आता क्योंकि मुल्क की मुआशी सूरत हाल की वजह से हुक्मरान जमात की अवाम में मकबूलियत का ग्राफ इंतहाई नीचे जा चुका है। निचले और मुतवस्सत तबके के लोगों के लिए बुनियादी ज़रूरियात का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है और हुकूमत मजीद मुश्किल फैसलों की धमकियां दे रही है। एक तरफ अवाम मजीद महंगाई से डर रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज अपनी पार्टी के वजीर खजाना इसहाक डार पर एतमाद का इजहार कर रही हैं। मुल्क में महंगाई है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रोटी महंगी है, मुझे एहसास है महंगाई है, लेकिन इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो एक आम तासुर यह था कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की मईशत को दीगर पार्टियों की निस्बत बेहतर तरीके से चला सकती है, लेकिन यह तासुर उस वक्त ख़त्म होता शुरू हो गया जब PDM की हुकूमत ना मुल्क की मईशत को संभाल सकी और ना ही बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पा सकी। मुस्लिम लीग नून के हलकों ने इस नाकामी का जिम्मेदार मिफ्ताह इस्माइल को करार देकर इसहाक डार की वापसी का मुतालबा किया। जब इसहाक डार और वजीर खजाना बने तो हुकूमती तर्जुमानों ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए कि वो डॉलर को उठाकर 200 से नीचे पटक देंगे और महंगाई के सुनामी के सामने बंद बांध देंगे। बदकिस्मती से ये दावे भी हकीकत का रूप ना धार सके और हुकूमत ने अवाम को महंगाई के हाथों थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया है। नाज़रीन, इस वक्त हालात ये हैं कि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी करने के करीब नजर आता है। महंगाई की शरह 1971 की जंग से भी बढ़ चुकी है। रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें रोजाना की बुनियाद पर महंगी हो रही हैं। पेट्रोल की कीमत 83 रुपए बढ़ने की खबरें सुनने को मिल रही हैं। पेट्रोल और खुदरी तेल की किल्लत होने का इम्कान बढ़ रहा है। मुल्क में दालों का स्टॉक 15 दिन का रह गया है और डॉलर ना होने की वजह से LCs नहीं खोली जा रही। ऐसे बदतरीन हालात में मरियम नवाज इसहाक डार पर यकीन करने और इलेक्शन जीतने के दावे कर रही हैं। इस हवाले से मेरे 10 सवाल हैं। नंबर 1,
अगर मियां नवाज शरीफ ने वतन वापसी का फैसला कर लिया है तो मरियम नवाज ने मियां नवाज शरीफ की वापसी की तारीख देने से क्यों गुरेज किया? सवाल नंबर 2, मियां नवाज शरीफ के लंदन में क़याम से पार्टी कारकुनों के हौसले पस्त हुए हैं। क्या नवाज शरीफ को इस हकीकत का एहसास है? सवाल नंबर 3, माजी में मरियम नवाज ने जब भी इलेक्शन मुहिम को लीड किया मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई। क्या इन हालात में पंजाब के इलेक्शन की क़यादत मरियम नवाज के सुपुर्द करने का फैसला दानिशमंदाना कहा जा सकता है? सवाल नंबर 4, पंजाब की सूबाई असेंबली के आइंदा इलेक्शन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए इंतहाई अहम है। नवाज शरीफ इतने अहम तरीन इलेक्शन को मरियम नवाज पर क्यों छोड़ रहे हैं? सवाल नंबर 5, क्या नवाज शरीफ पर हर सूरत अपनी वापसी को महफूज बनाना चाहते हैं, ख्वाह इस ताखीर से पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच जाए? सवाल नंबर 6, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने मेरे कप्तान की हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च किया था। उस वक्त महंगाई मेरे कप्तान के दौर से कहीं ज्यादा है। कमजोर मईशत और महंगाई की वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत को कितना नुकसान हुआ है? सवाल नंबर 7, मुल्क की तारीख में पहली बार सोने की कीमत 2 लाख से तजावुज कर गई है। निचले और मुतवस्सित तबके के लोग अपनी बेटियों के लिए जेवर बनवाने के काबिल नहीं रहे। इन हालात में मरियम नवाज साहिबा को दुबई एयरपोर्ट पर सोने का ताज पहनाया गया। क्या सोने का यह ताज पहनना अवाम के जज्बात पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ नहीं है? सवाल नंबर 8, मुस्लिम लीग नून अमली तौर पर वोट को इज्जत दो के बयाने से दस्तबरदार हो चुकी है। आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का बयानिया आखिर होगा क्या? सवाल नंबर 9, महंगाई और बैड गवर्नेंस के मौजूदा हालात में मुस्लिम लीग नून किस बुनियाद पर इलेक्शन जीतने का दावा कर रही है? सवाल नंबर 10, क्या मुस्लिम लीग नून अपना उरूज का दौर गुजार चुकी है और अब इसका जवाल शुरू हो चुका है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के बाबने खुसूसी अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं। सीनियर तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी मुर्तज़ा सुलंगी साहब भी आज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तारड़ साहब के पास सबसे पहले जाएंगे। तारड़ साहब, मरियम नवाज साहिबा का इस्तकबाल किया गया, आपके मुखालफिन ये कहते हैं इंतहाई फ्लॉप शो था, बहुत कम लोग आए इस जलसे के अंदर और पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का ऐसा शो अगर जो हुआ है वो शॉकिंग है पार्टी के लिए और आप लोगों की परफॉर्मेंस के हवाले से। बहुत शुक्रिया जी। वो अंग्रेजी की कहावत मेरा दिल कर रहा है कहने का, वो कहते ना ओपिनियंस एवरीवन हैज वन। आगे नहीं कहूंगा कुछ। बात ये रोका नहीं जा सकता, ओपिनियन है उनका। ओपिनियन रखने का हक आईने पाकिस्तान ने उनको दिया है और आईने पाकिस्तान गारंटी करता है कि वो अपना ओपिनियन रखें, वो जैसा भी हो। मगर देखिए, मैंने पूरा हफ्ता मोबिलाइजेशन की, मैं अपने हल्के से बहुत बड़ी रैली लेके आया और मैंने सोशल मीडिया पे सारे क्लिप्स पोस्ट किए। मुझे जलसा गाह में चलते चलते स्टेज तक पहुंचते पहुंचते कोई 20 मिनट लगे और जम्मे गफीर था, इंतहाई रश था, लोग चारों तरफ लोग ही लोग थे, स्टेज के आगे, स्टेज के पीछे, सड़क पे, मेन रोड, रिंग रोड के ऊपर। तो मुखालिफिन को तो ऑब्वियसली उनकी वापसी चुभेगी, बट इट वाज अ मैमथ क्राउड। मैं आपको तस्वीरें भी भेजता हूं, क्लिप्स भी भेजता हूं। अब तस्वीरें, क्लिप्स तो नहीं झूठ बोलते, ओपिनियंस तो जैसे मर्जी हो सकते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा शो था। मैं मुस्लिम लीग नून को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। पार्टी मुनज़्ज़म नजर आई, पार्टी मुतहरक नजर आई और लाहौर के अंदर इतने शॉर्ट नोटिस पे एक बहुत बड़ा शो करके दिखाया। जो लोग कह रहे थे कि जी सियासत हमारी डेड हो चुकी है, हमारा जो है वो हम मुकाबले से आउट हो चुके हैं, तो उनकी आज आंखें खुली होंगी, उनकी नींदें हराम हुई होंगी। आज आके एक आधा हमारा कोई लीडर जो स्टेज के पास किसी बात पे गुस्से में थी, उनका क्लिप चला रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा गैप मुझे नजर नहीं आया कि अगर दिखा दें कि कहां पे क्राउड कम था या कहां पे कोई गैप्स थे या पंडाल कहीं खाली था। कुर्सियां नहीं लगाई हमने, ये कुर्सियों वाला जलसा नहीं था। लोग खड़े हुए थे और एंड टू एंड खड़े हुए थे, स्टेज के सिरे से लेके ताहद्दे निगाह लोग खड़े हुए थे। तो मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम लीग नून जो है वो आज रिवाइव हुई है, उसका रिवाइवल है। कितने लोग आए हैं सर जिन्होंने जलसा अटेंड किया? सर हजारों लोग थे और मैं तो मतलब अगर आप मुझे कैलकुलेट करने का कहें, मैं आपको कह रहा हूं कि जहां तक नजर जा रही थी लोग ही लोग थे। तो इट वाज अ ह्यूज मैमथ शो और मैं समझता हूं कि ये इतनी कम तैयारी, इतने कम शॉर्ट नोटिस पे
आई थिंक इट्स अ मोस्ट सक्सेसफुल शो। हजारों तो और हमें आज एक नई जो है वो होते हैं और एक नया जज्बा मिला है, जोश मिला है। एक नंबर मुझे दे दीजिए, आप अंदाजा कर लेना सर, आप अंदाजा कर ले। मैं तो कह रहा हूं कि वो अनकाउंटेबल था, लोग ही लोग थे। मैं आपको पिक्चर भी भेजता हूं, क्लिप्स भी भेजता हूं, आपने देखा भी होगा। तो जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं, इतना बड़ा मजमा है। तो व्हाई डोंट यू पुट अ नंबर ऑन दैट? आप नंबर को बताएं। मेरे हिसाब से तो अनगिनत लोग थे एंड इट वाज अ ह्यूज शो। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई थोड़ी भी कमजोरी रह जाती तो नजर आ जाती, कमजोरी कोई नहीं थी। अच्छा ताड़ साहब, ये आपके कई सीनियर रहनुमा एक्चुअली उनको रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं थे। अब मतलब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में जो डेवलपमेंट थी, साबिक वजीर आजम और जिस तरह मरियम नवाज साहिबा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी की, इसी तरह आपके एक और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शाहिद खान अब्बासी साहब, वो उनको लेने के लिए नहीं आए। वो पेशावर के अंदर मौजूद थे, वहां पे एक सेमिनार को अटेंड कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल वहां पे मौजूद नहीं थे, हमजा शहबाज वहां पे नहीं आए, उनके अपने चाचा और मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ वहां पे नहीं थे। आखिर ये इतने बड़े बड़े लीडर्स की एब्सेंस को क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरी लीडरशिप मौजूद थी, ख्वाजा आसिफ साहब से लेके ख्वाजा साद रफीक साहब से लेके हर बंदा, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। शाहिद खान साहब और मिफ्ता साहब का ऑलरेडी एक सेमिनार था, प्री प्लान था, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वापसी की डेट से पहले से तयशुदा था, उसमें लोगों को इतलाएं हो चुकी थी। तो वो दोनों वहां चले गए। तो मैं समझता हूं कि उनका राइट है, वो अच्छा किया अगर वो गए। उनका एक ऑलरेडी तयशुदा प्रोग्राम था तो वो चले गए हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भतीजी है शहबाज शरीफ साहब की, वो खुद उनको मिलने आएंगी और चचा भतीजी का बड़ा आइडियल रिलेशनशिप है, उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा अभाम नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बोन ऑफ कंटेंशन है या ये कोई ऐसे खुदा ना खास्ता मामलात हैं कि पार्टी यूनाइटेड नहीं है या लोग जो हैं वो नाराज होके नहीं आए। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मिफ्ता साहब का और शाहिद साहब का एक प्री प्लान प्रोग्राम था और उन्हें कैंसिल नहीं करना चाहिए था। वेलकम हुआ है, अच्छा वेलकम हुआ है, उनके बगैर हुआ है। तो वो अपना प्रोग्राम उन्होंने जारी रखा है। तो मुलाकात करेंगे आके। सुलंगी साहब, यू हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कवरिंग पॉलिटिकल रैलीज। सर, ये आज का शो मरियम नवाज की वापसी लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाया जाता था, ये आज के शो पे सर आपका पहला कमेंट क्या है सर? हाउ डू यू रिव्यू इट? मेरा तबसरा ये है कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत का हाल है, जिसमें 25% से ज़्यादा महंगाई की शरह है और जो अशियाए ज़रूरत है उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, और आपकी एक अपनी हुकूमत है इस्लामाबाद में, इस सूरत हाल में जो इनकम्बेंसी का बोझ है उसमें अगर चंद हज़ार लोग भी आ जाएं तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को खुश होना चाहिए, नाखुश नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई लाखों लोग थे, लेकिन लाखों लोगों के जलसे मैंने हालिया तारीख में कम ही देखे हैं, आपके महबूब कप्तान समेत। तो मैं समझता हूँ कि असल चैलेंज जो है वो अब शुरू होता है मुस्लिम लीग नून के लिए और ख़ास तौर पर मरियम के लिए। मैं आपके जो इब्तदाइये में भी जो एदाद व शुमार थे उसमें से काफ़ी चीज़ें दुरुस्त थी, लेकिन एक मुझे मुकाबला याद है जब बेगम कुलसूम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ा था जिसमें वो ख़ुद मौजूद नहीं थी, वो मुहिम मरियम ने चलाई थी, वो इलेक्शन वो जीते थे। सो बेसिकली मुर्तज़ा साहब, एक हल्के का इलेक्शन और उसका कंपैरिजन तमाम बड़े बड़े जितने उनके जनरल इलेक्शंस हुए हैं उनके साथ किया जाए, सो बेसिकली एक हल्के का क्रेडिट आप मरियम नवाज को देते हैं, और वो भी जो नवाज शरीफ साहब की बेसिकली सीट थी। जी, मैं वो क्रेडिट तो मैं ऐड कर सकता हूं। जी जी ताड़ साहब बोलिए, मैं फिर आगे चलूं, बोलिए आप। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूं कि वो डस्का हो, वो वजीराबाद हो, वो खुशाब हो, मुश्किल टाइम में जितने भी इलेक्शन थे वो हमें लीड भी करती रही हैं, इंस्पायर भी करती रही हैं, हमें स्ट्रेंथ भी देती रही हैं, सुपरवाइज भी करती रही हैं। देखिए, गिलगित का इलेक्शन हार जाना मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी हार है या कोई ऐसा स्टिग्मा लग गया है कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी पे वो जहां गई हैं ह्यूज क्राउड्स ड्रॉ किए हैं, बाई इलेक्शंस बेतहाशा जीती हैं। पार्टी जब मुश्किल में थी, जेलों से निकल के जब वो बेल पे बाहर आई हैं, वो एक मिनट के लिए भी खौफजदा नहीं हुई, वालदा को छोड़ के आई, 2 दफा जेल काटी, वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया।
तो मैं तो समझता हूं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अपनी वालदा का सबसे मुश्किल इलेक्शन, मैं उनके साथ एज ए छोटा भाई खड़ा था जब उनकी वालदा कैंसर के बारे में मुब्तला थी और हम लाहौर में NA 120 का इलेक्शन लड़े थे और क्या नहीं हो रहा था उस वक्त के चंद किरदारों ने क्या नहीं किया, मैं क्या बताऊं आपको। वो इलेक्शन इट्स अ फेदर इन हर कैप। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कुलसूम साहिबा का इलेक्शन जीता था, हिस्टोरिकली आप देखें लाहौर के अंदर डट गई, खड़ी हो गई, वर्करों को मोबिलाइज किया, गैल्वनाइज किया और वो इलेक्शन पार्टी को जीत के दिया। ओके सर, पॉइंट टेकन। मैं सना बुच्चा साहिबा, माय क्वेश्चन टू यू इज के मरियम नवाज की वापसी के ऊपर मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है और ये कहा जा रहा है कि जनाब शी इज अ क्राउड पुलर, वो सपोर्टर निकाल लेती हैं, वो सपोर्टर जो घरों में बैठा हुआ है उसको निकालने में वो कामयाब हो जाती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा उस सपोर्टर को वोटर में तब्दील कर पाती हैं या नहीं? कैन शी डू इट? देखिए, सबसे पहले मंसूर साहब थैंक यू। मेरा ख्याल है कि 53 मिनट का जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट आनी थी अबू धाबी से, वो जो 53 मिनट लेट आई है, उसको मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन बात थी ये PMLN के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठे होने में और पहुंचने में बड़ा टाइम लग गया। अगर वो 53 मिनट वो फ़्लाइट डिले ना होती और अगर फ़्लाइट टाइम पे आ जाती तो 2 घंटे लगने थे कि लोग अभी तक पहुँचे नहीं थे। तो एयरपोर्ट के अराउंड डेफिनेटली कुछ क्राउड्स नज़र आ रहे थे, लेकिन कोई हज़ारों का मजमा नहीं था। मेरा तो ख्याल है कि 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। उसके बाद जब आपकी जो टॉप लीडरशिप थी वो लाउंज में बैठी हुई थी, फिर मरियम साहिबा आती हैं, उसके बाद वो बाहर आती हैं। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि मरियम साहिबा की जो एक मेरा ख्याल है एक फ़्लॉ जो उनमें है, बहुत सारे हो सकते हैं, हम सब में होते हैं, एक फ़्लॉ जो है वो बहुत गुस्से की भी तेज़ है और पेशेंस उनका लेवल जो है वो कम है। मुझे याद है कि अब्दुल कादिर बलोच साहब ने हमें बताया था कि जब वो क्वेटा के जलसे में एक वुमेन फोरम पे उन्होंने खिताब करना था तो वहाँ पे क्राउड कम देख के वो गुस्सा हुई और उसके बाद उन्होंने किसी खातून से बात नहीं की, हालांकि वो घंटों से खड़ी थी, बल्कि वो उससे वॉकआउट हो गई, जिसके बाद एक मामला हुआ। उसके बाद अब्दुल कादिर बलोच साहब PMLN से अलहदा हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि आज भी उनकी जो स्पीच बहुत शॉर्ट थी और बहुत टू द पॉइंट थी। ऐसी कोई उन्होंने खबर नहीं दे दी हमें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बता दी हमें। मतलब पहले वक्त कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब का वापस आएंगे तो उनकी लीडरशिप कहती थी कि देखिए जी नवाज शरीफ साहब इसका खुद फैसला करेंगे, उनके डॉक्टर्स फैसला करेंगे। अब वो अपनी सर्जरी का तो बता रही है, हमें ये भी बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब की सर्जरी है वो कहाँ तक पहुँची, उनको आया सर्जरी होनी है नहीं होनी है, वो सर्जरी के बाद आएंगे या पहले आएंगे। उसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि मरियम साहिबा अपना लाख एड़ी चोटियाँ जोर लगा दें, शी कैन डेफिनेटली गैल्वनाइज सपोर्टर्स, बट आपका बयानिया है क्या इस वक्त? आपका बयानिया क्या है? क्योंकि पहले तो वोट को इज्जत देना था, अब तो वोट को इज्जत नहीं दी गई। अब तो आप इलेक्शंस भी आइन तो कहता है इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन में। आपके मलिक अहमद खान साहब कहते हैं देखिए जी ये तो कहता है आइन, लेकिन ये तो नहीं कहता अगर नहीं कराए तो क्या होगा। तो मतलब ये तो आइन की अपनी अपनी तशरीहात लेके अगर आपने कोई बयानिया बिल्ड करना है तो आई डोंट नो वो बयानिया क्या है। यहाँ पे एक मीडिया स्ट्रैटेजी है जो इमरान खान साहब ने अप्लाई की थी और नून लीग भी उसी पे अमल पैरा है। ये तारड़ साहब यहाँ बैठे हैं, ये इनसे पूछें कि ये अपने किस किस के प्रोग्राम में जाना पसंद करते हैं और किस किस के प्रोग्राम में कभी जाना पसंद नहीं करते। इनके भी फेवरेट्स हैं, इनको भी पता है किस चैनल में जाना है, किस प्रोग्राम में जाना है और किस सहाफ़ी से क्या बात करनी है, किस तरह का एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनानी है। तो मीडिया स्ट्रैटेजी से बयानिए नहीं बना करते, मीडिया स्ट्रैटेजी से आप लोगों के वोट्स नहीं ले सकते। आप एक डेफिनेटली बड़ा जलसा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली अवाम आपको वोट क्यों दे? आपने एक हुकूमत को चलता किया, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पे जंप मारी। अब अवाम आपके साथ एम्पथाइज करे कि आप मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने आए थे, तो अवाम ये हक बजाने पे कहने में कि यार डिफॉल्ट ही होने देते, माफ़ करते, ये तो ना होता जो आज हो रहा है। और उसके अलावा ये भी बार बार ये कहते थे कि हमारी हुकूमत को घर चलता कर दिया, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती। मतलब ये किस मुंह से बातें करते हैं? इन्होंने खुद एक असेंबली को तोड़ा है। और आज जो जनरल बाजवा साहब कहाँ हैं, वो जनरल फैज़ हमीद कहाँ हैं, जिनके नाम मुजफ्फरगढ़ के बाद हमने एक दफ़ा नवाज शरीफ आपके मुँह पे भी हाल ही में मुझसे सुने हैं लंदन में। तो अब दोस्ती हो गई है, अब सब कुछ ऑल इज़ राइट। तो मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज़ आपका एक पूरा खोखलापन जो आपकी सियासत का है वो नज़र आ चुका है। इमरान खान साहब तो चले हैं नार्सिसिस्ट इगोटिस्टिकल, लेकिन आप लोग भी फिरौन कम नहीं है माजरत के साथ। तारड़ साहब ये सारे ये जो आपने इल्ज़ाम सुने, लगता है इसी तरह ही है कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुश्किल लग रहा है कि शी विल बी एबल टू डिलीवर, क्योंकि लोग जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा की वापसी से कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि वो महंगाई के अंदर इतने जकड़े हुए हैं और बैड गवर्नेंस के अंदर इतने जकड़े हुए हैं कि शी वोंट बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट। नहीं, देखिए इम्पैक्ट किस चीज़ से होगा? क्या ये हालात 6 महीने में हमने ख़राब किए हैं?
2018 में एक हंसता बसता पाकिस्तान छोड़ के गए थे, खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए थे, कोई महंगाई नहीं थी, कोई बेरोजगारी नहीं थी। फिर एक पागल आ गया, उसने आके कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। 3 वज़ीर खजाना चेंज किए, IMF के प्रोग्राम को डिले करते 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 हर बीमारी का इलाज तर्जुमानों का इजलास बुला लो। अर्थक्वेक आ गया, तर्जुमानों का इजलास, फ्लड आ गया, तर्जुमानों का इजलास, काली ऐनक पहन के, जॉगर्स पहन के, ट्रैक्स पहन के दोपहर को 3 बजे इजलास हो रहा है। आप दोपहर 12 बजे दफ्तर आते हैं, 5 बजे घर चले जाते हैं। आप टीवी देख के कहते हैं कि मेरी बीवी ने बताया डॉलर का ये रेट है। हमारा क्या कसूर है कि हम ये मलबा उठाने आए हैं? उस इमारत का जो शानदार इमारत छोड़ के गए थे, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करके गए थे, आज जब हम मलबा उठा रहे हैं, ये मलबा किसका गिराया हुआ है? ये उसका गिराया हुआ है जो सुपरस्टिशन में बिलीव करता है, जिसकी बीवी घर बैठ के उसको कहती है कि ये एक्सियन लगा दो, इतने पैसे ले लो, जो फराग गोगी मुल्क से भागी हुई है। ये मैं अब किस किस चीज पे बात करूं कि यहां क्या होता रहा है? सुपरस्टिशन और जादू से मुल्क चलता रहा है। मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया, इसको बेटी छुपाने पे नहीं निकाला जा सकता। एक केस चल रहा है टिरियन जेड वाइट का, कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारा महज़बपन जाग उठता है, हमारी तमीज जाग उठती है। आप एक वजीर आजम को बेटी से तनख्वाह ना लेने पे निकाल रहे हैं, तो दूसरे को बेटी छुपाने पे नहीं निकाला जा सकता। सवाल सुन लीजिए, इनके वकील ने तारिक साहब, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी ये लग रही है कि जनाब हम इमरान खान को बुरा भला कहेंगे, इमरान खान को गालियां देंगे, हम ये कहेंगे जनाब इमरान खान इस सारी मुसीबत की जड़ है और इसकी वजह से हम इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आज का जो वोटर है उसके लिए आपकी इस बुरा भला कहने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बच्चे का स्कूल का बिल कितना है, उसकी बिजली का बिल कितना है, वो महंगाई की वजह से कितना पिस चुका है, पेट्रोल भरवाने जब वो गाड़ी के अंदर जाता है वहां पे जो उसकी अगर मौका देंगे इमरान खान को गालियां देने से मैं आता हूं उस पे, मैं आता हूं उस पे। नहीं, मैं बिल्कुल ना मैं इस बात का कायल हूं, मुझे तारिक साहब मैं इसमें बिलीव करता हूं कि दूसरे को गालियां देके। सर डिटेल से समझाइए, मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा, आई एम सॉरी, मैं चाह रहा हूं आप डिटेल से इसका जवाब दीजिएगा। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले अताउल्लाह तारिक साहब के सामने मैंने सवाल रखा था कि बैड गवर्नेंस, महंगाई, ये वो असल चीज़ें हैं जो अगली दफ़ा अगले इलेक्शन में वोटर अपने जहन में रखेगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा की वापसी के बाद जो है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तारिक साहब इसका जवाब देना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ा। जी तारिक साहब योर आंसर। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान को बुरा भला क्या है कि हमको इलेक्शन कैंपेन में चले जाए। कि मंसूर साहब बात यह हमारा कसूर क्या है? हम जब इस मुल्क की तमीर तरक्की की कोशिश करना चाहते हैं, करने लगते हैं, कोई ना कोई रखना आ जाता है। मुझे आप बता दें, लोड शेडिंग जब 12-12, 15-15, 16-16 घंटे थी, किसने खत्म की? आज आपकी लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ना होती है ना मंसूर साहब, तो आपने इस्लामाबाद जाना होता तो आपको टोकन मिलता कि मंसूर साहब आज हफ्ते का दिन है, ये मंगल का टोकन है, जीटी रोड पे बहुत रश है, आप इस्लामाबाद नहीं जा सकते। पूरे साउथ को, गवादर को, आज डेरा बुगटी से कोई शख्स उठता है, वो 5 से 6 घंटे में लाहौर होता है। पूरे मुल्क में सड़कों का जाल किसने बिछाया? हाईवेज का जाल किसने बिछाया? तरक्की किसने की? किसने मंसूबे लगाए? आपके कोविड में जितने लैपटॉप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने बांटे थे वो काम आए जब लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। इमरान खान उठ के हमें लैपटॉप से लंगर खाने तक ले आया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क में कोई परफॉर्मेंस है, किसी ने परफॉर्म किया है, किसी ने डिलीवर किया है, तो वो हमारी जमात है अल्लाह ताला के फजल से। और ये बुरा भला इसलिए उसको कह रहे हैं कि इस शख्स ने आके हर चीज तबाह की है। शुक्र है पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस मेंटेन्ड है, शुक्र है हम फैटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल आए हैं, शुक्र है आईएमएफ का मुआहिदा तय पा गया है। बात यह है कि 6 महीने मिले हैं, हम लगे हुए हैं, दीवाना वार लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ये हालात हमारे पैदा करदा नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हालात छोड़ के गए थे। तो डिलीवरी और परफॉर्मेंस माजी में हमारी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, कोशिश हो रही है, चीजें इंप्रूव करेंगी, मगर इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी जिम्मेदारी हम पर किस हद तक आयद होती है? क्या हमने ये हालात पैदा किए हैं? बात सिंपल है। अभी भी अगर आप देखें तो मुझे बता दें कि पिछले 6 माह में कितना नुकसान हुआ है और पिछले 4.5 साल में कितना नुकसान हुआ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, योर पॉइंट टेकन, मुझे इजाजत दीजिएगा। सुलंगी साहब, ये तारिक साहब जो फरमा रहे हैं, असल बात वही है सर, ब्लेम शिफ्ट करने की है। क्या ये एक आम वोटर को ब्लेम बता सकेंगे कि जनाब ब्लेम हमारा नहीं है, हमारा कसूर नहीं है, ये इमरान खान साहब का किया धरा है? ये बात पाकिस्तानी वोटर को एक कन्विंस कर सकते हैं? देखिए जी,
इनको कोशिश तो करनी पड़ेगी कि लोग जो है वो जो पिछले 7-8 महीने गुजरे हैं उसका मवाजना 4 साल से ना करें, बल्कि जो पिछली इनकी हुकूमत थी 5 साल की उससे करें। ये इनकी ख्वाहिश होगी और ये इनकी जो कैंपेन है उसका हदफ भी यही होगा। अब लोग किस चीज़ पर जाएंगे उसके बारे में तो मैं पेशगोई करना बहुत मुश्किल काम है। ये इसका इन्हिसार इस पे भी होगा कि अभी अब हम जब IMF के प्रोग्राम में जाएंगे फरवरी के महीने में, उसके बाद जो हालात होंगे उसको लोगों तक ये समझा सकेंगे कि ये क्यों हुआ है, उसमें इमरान खान का कितना कसूर है और इनका कितना है। ये तो लोगों पर इन्हिसार है, उस पर पेशगोई करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है अता की बात में कि जो इनकी जो 5 साल की हुकूमत थी वो इमरान के 4 साल की हुकूमत से बेहतर थी। लेकिन अब ये जो मिफ्ताह इस्माइल के जाने के बाद जो तवक्कुआत थी कि किसी तरह से हम IMF के प्रोग्राम में वापस चले जाएंगे, जो 3-4 महीने की जो ताख़ीर हुई है उसका जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब किताब जो है वो बहरहाल इनको लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है सना बुच्चा साहिबा, इस सारी चीज के अंदर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एंड दैट इज इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स। मैंने शुरू के अंदर एक्चुअली ये सवाल किया था कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब वहां पे नहीं थे, मिफ्ताह इस्माइल साहब के खिलाफ वैसे ही पार्टी की जानिब से जो है वो एक धीमी आंच के ऊपर एक बगावती एक जंग चल रही है और पार्टी के अपने अंदर से उनके अगेंस्ट रिएक्शन भी आ रहा है। मतलब पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मिफ्ताह इस्माइल साहब के बारे में खुल के उनके खिलाफ बयान दिए हैं। ये जो इतनी फ्रैक्शंस हैं पार्टी के अंदर, क्या मरियम नवाज साहिबा इनको कंट्रोल कर सकती हैं, इनको यकजा कर सकती हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर मसला क्या है, जब अता तारड़ साहब कहते हैं कि ये मोटरवेज बनाए और ये हमने दिया, फिर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, आपने सब कुछ किया, बिल्कुल बेशक किया नवाज शरीफ साहब ने, और कहते हैं कि किसका कसूर है कि फिर उनको निकाल दिया जाता है। तो कसूर तो नवाज शरीफ साहब का है ना, जिनको तीसरी बार वही चीज़ हुई जो उन पर पहले भी 2 बार हो चुकी थी। तो आपको जो पहली दफ़ा हुआ आपने उसके खिलाफ इक़दाम क्यों ना उठाए, आपने पार्लियामान को स्ट्रॉन्ग क्यों ना किया, आपने उनके पावर्स को मतलब क्यों नहीं कम किया, आपने इदारों को अपने कद से बढ़ने क्यों दिया। मतलब अभी भी आप यही कर रहे हैं, आप अभी भी यही कर रहे हैं, आप उनकी पीठ पर आए हैं और अब वो चले गए हैं जिन्होंने सेफ एग्जिट लेना था, उन्होंने ले लिया है और अब आप पछता रहे हैं लेकर काम। तो ये काम आपका है नहीं। और मैं कह रही हूँ कि देखिए, एक अच्छा काम कर लेना बहुत अच्छी बात होती है, पूरी ज़िंदगी आपको एक अच्छे काम से याद नहीं किया जा सकता, आपको कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट, जैसे कहते हैं कि क्रिकेट में एक मैच जीत के, हाँ जी एक मैच जीत गया था, जैसे इमरान खान साहब का एक तो ग्रेस यही है कि वो तो माशाल्लाह 92 का वर्ल्ड कप जीते थे। तो ये भी बस यही कहते रहेंगे मोटरवेज बनाई थी हमने, फलां किया था हमने, फलां किया था। यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ पीपल। और अगर आपका टाइम शॉर्ट होता है, आपको गलत, बुनियादी तौर पर गलत हटाया जाता है और फिर आप उन्हीं से मुआहदे करके वापस आते हैं, तो फिर वेयर डज दैट लीव यू? और आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और इंटरनल पॉलिटिक्स जहाँ तक बात है, देखिए मिफ्ताह इस्माइल साहब आज पेशावर में मौजूद नहीं थे, सिर्फ खाकान अब्बास से उन्होंने वीडियो लिंक पर खिताब किया। इसका मतलब है देयर इज अ पॉइंटेड थिंग कि मरियम नवाज को लेने नहीं जाऊंगा, और वहां पे भी उन्होंने वीडियो लिंक से खिताब किया, ही वाजंट देयर। सो खाकान अब्बासी साहब इज ऑफ द व्यू। आई थिंक पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, 2 राय पाई जाती है इस पर भी कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक हिस्सा कहता है कि फौरी आ जाना चाहिए, एक हिस्सा PMLN का कहता है कि अभी नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा देखते हैं, तेल की धार देखते हैं। ये जो मरियम साहिबा के साथ एक्सपेरिमेंट अब होने जा रहा है 2-3 माह में, इसके भी नतायज सामने आ जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये जो गैर आईनी इक़दामात पर ये उकसा रहे हैं या मतलब करने वाले हैं, या कोई अपने लिए ये गैर आईनी तरीक़ेकार ढूंढ रहे हैं इलेक्शंस को डिले कराने के, ये डेफिनेटली गैर जमहूरी तरीका है। और लेट्स नॉट फॉरगेट कि इस मुल्क में इंतखाबात ना कराने का रिवाज ज़िया उल हक ने रखा था, और कुछ दिन पहले तक हम इमरान खान साहब को ज़िया उल हक साहब से कंपेयर कर रहे थे। तो प्लीज़ आप वहाँ मत चले जाएँ जहाँ इमरान खान साहब चले गए। और इमरान खान साहब का पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आने से आपकी उम्मीद बनती है, उनके नाअहल होने से आपके लिए उम्मीद जागती है, उनके जेल जाने से आपके लिए उम्मीद जागती है। तो आप अपनी परफॉर्मेंस खुद देखिए कि 2018 से आप 2023 में आ गए हैं। वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप 2018 के मामला बिल्कुल ठीक है, आपके साथ रहे होंगे, लेकिन इस वक्त एक बुनियादी तौर पर एक शिफ्ट है। और ये खाकान अब्बासी जो हैं वो समझते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें ये असेंबली नहीं तोड़नी चाहिए थी, हमें अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए था। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन PMLN जो अब ये कह रहे हैं।
आप साद रफीक साहब को देख लें, उनकी गुफ्तगू देख लें, बहुत सारे और लोग हैं जो टीवी पे नहीं आते लेकिन बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो बहुत इस पे बजिद हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। सो ये पार्टी डिवाइड इसलिए है क्योंकि ये दो ओपिनियंस है, पर डिवीजन मीन्स कि अलग हो जाएंगे, नो आई डोंट थिंक सो। लेकिन अब आप देखें ना, री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक सेमिनार के प्रोसेस में आपकी मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, रईसानी साहब हैं, आई मीन उन्होंने खुल के बता दिया है कि पार्लियामेंट इज नथिंग, पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, वहां पे अवामी मसाइल नहीं डिस्कस होते, वहां पे ऐवान खाली है, वहां पे कोई अवाम की बेहतरी के लिए बात नहीं करता। पार्टी के अंदर अगर इस किस्म के डिविजन्स हो तो पार्टी के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी बनती है। सना, आई हैव टू टेक अ ब्रेक और मैं बैलेट क्वेश्चंस जो आपने सामने रखे हैं ताड़ साहब के सामने रखेंगे कि जब आपके पार्टी के रहनुमा एक सेमिनार में जाके खुद ये बात कहें कि जी इस तरह काम नहीं चल सकता, और वो खुद ये एक इंप्रेशन दें कि वो खुद भी गैर मुतमईन है जिस तरह सूरत हाल चल रही है, तो पार्टी के लिए कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन बनती है। ताड़ साहब के सामने सवाल रखते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पार्टी के अपने अंदर, मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मसाइल हैं, मरियम नवाज साहिबा उनको किस तरह हैंडल करेंगी। तार साहब इसका जवाब दीजिएगा। मैंने पहले भी वैसे ये सवाल किया था, लेकिन मजीद फ्रैक्शंस भी जो हैं, फैक्शंस आपके नज़र आते हैं पार्टी के अंदर। मिफ्ताह इस्माइल साहब का वहाँ पे ना होना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ना होना, और एक ऐसे सेमिनार में शिरकत करना और उसमें ये कहना कि हाँ जी हुकूमत को या आपकी मौजूदा पार्टी को जिस तरह परफॉर्म करना चाहिए उस तरह वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। बयानिया आपका क्या है? अब आप लोगों का बयानिया आगे किस तरह चलेगा? ये बहुत बड़े बड़े सवाल आते सर। मंसूर साहब देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये फ्रीडम हर किसी को हासिल होना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज में बिलीव करता हूं, मैं उसका प्रचार कर सकूं, मैं उस पर सेमिनार कर सकूं, मैं उस पर बात कर सकूं। मैं अगर आपके शो में आऊं और मैं उस चीज में बिलीव करूं तो मैं उसका अपनी राय का इजहार कर सकूं। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बुरी बात है कि अगर शाहिद साहब को सेमिनार कर रहे हैं, मिफ्ताह साहब कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इसको कोई मायूब बात नहीं समझता। ये डेमोक्रेसी की एसेंस यही है। एक तरफ कहा जाता है कि जी पार्टियों के अंदर जो है वो मारूसी सियासत है, लोगों को फ्रीडम नहीं दिया जाता, लोग जो हैं वो पिसे हुए रहते हैं, लोग दबे हुए रहते हैं, लोग अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते। वो बेचारे इजहार करने लगे तो कहा जाता है जी ये इनहराफ कर रहे हैं, ये मुनहरिफ हो गए हैं, ये पार्टी के बयानिए में बिलीव नहीं करते। मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूं। पिछले दिनों लाहौर में थिंक फेस्ट हुआ, मलिक अहमद खान साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी मौजूद थे। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, ये चलना चाहिए। हो सकता है कि इन्हीं सेमिनार से, इसी फोरम से पार्टी के अंदर आकर शायद अब्बासी साहब और मिफ्ताह साहब बेहतर राय दे सकें। हो सकता है कि वो हमें बेहतर एनलाइटन कर सकें, कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने पार्टी के किसी डिसीजन को ना चैलेंज किया है, ना पार्टी की रिट को चैलेंज किया है, ना लीडरशिप पे कोई इतराज किया है। अगर वो एक्चुअली किया है, उन्होंने कहा है, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा है कि इसाक डार साहब के ऊपर, आपके प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर पे उन्होंने इल्जाम लगाया और उन्होंने कहा ये मेरे खिलाफ प्रोग्राम करते थे, कैंपेन रन की गई मेरे खिलाफ। इससे बढ़ के और क्या बात होनी सर? मेरा ख्याल है मिफ्ताह साहब को ऑब्वियसली थोड़ा सा धचका लगा है। हमें उनको किसी काम पे लगा देना चाहिए था। जब उनको फाइनेंस मिनिस्टर से हटाया था तो वो, मुझे लगता है कि वो इतना क्रेडिबल, वो चीज इतनी क्रेडिबल नहीं है। देखिए ना, आज मुझे हटा के मेरी जगह किसी और को ले आए और मैं उसको बुरा भला कहना शुरू कर दूं, तो ये लगता ये है कि मैं शायद हर्ट हूं इस चीज से। अगर किसी पॉलिसी पे बात करें, जरूर करें, उस पर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है। वैसे आगे सोलंकी साहब के पास जाना है, पार्टी ने कोई लेकिन आपको लगा के भी, पार्टी ने कोई, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको लगा के भी बहुत से लोग नाराज हैं आपसे। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मैं आपको खबर दे दूं, आपको लगा के भी बहुत से लोग नाराज हैं। सोलंकी साहब के पास मैं जाना चाहूंगा। सोलंकी साहब, जी बोलिए। मेरे से नाराजगियां नहीं, मैं एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूं। मेरे से नाराजगियां लोगों की बिल्कुल रहती हैं। लोग, ब्लैक पुलिंग भी होती है, पार्टी है ऑब्वियसली। मैं बहुत सारे लोगों को खटकता हूं, चुपता हूं, मगर मैं देखें, मैंने इसी पार्टी में आंख खोली थी, मेरा आंख बंद भी इसी पार्टी में होनी है। वो वेदर समवन लाइक्स इट और नॉट, मैं तो बड़ा चैलेंजेस को कबूल करता हूं, बड़े चैलेंजेस लेता हूं। अल्लाह ताला का फजल है, मैं अपनी पॉलिटिक्स करता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स भी करता हूं। तो जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी वो किसी फैक्ट मेरिट पे बात करें, तो मैं हाजिर हूं उसकी जवाबदेही के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया तावड़ साहब। आई विश टाइम की कमी की वजह से सुलंगी साहब मैं आपके पास आना चाह रहा था, टाइम सर खत्म हो गया। सना बुच्चा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो सूरत हाल अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, मरियम नवाज साहबा जब पाकिस्तान से गई थी तो उस वक्त भी पार्टी के अंदर डिविजन्स मौजूद थी और मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए थे। मरियम नवाज साहबा जब वापस आई हैं तब भी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं और जब तक ये ग्रुप्स इकट्ठे नहीं होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए अगला इलेक्शन लड़ना और उसमें जीतना बड़ा ही मुश्किल होगा। महंगाई का अपना तूफान है, मईशत का वैसा बुरा हाल है, गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो मरियम नवाज के सामने अभी मौजूद हैं। अभी जिसे कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी उसके बाद बचती है कि नहीं बचती, ये बहुत बड़ा सवाल है। कल हमारा एक खुसूसी प्रोग्राम नाज़रीन पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के हवाले से टेलीकास्ट किया जाएगा, उसे देखना मत भूलिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।